हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे थर्ड जो कंसेप्ट बनता है ट्रेड का। इससे लास्ट क्लास में मैंने कवर किया था कंसेप्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें हमारा जो सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है इंडस्ट्री का, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कंसेप्ट के साथ ही कंप्लीट हो गया। यानी कि लास्ट क्लास में जो हमारा इंडस्ट्री का कंसेप्ट था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं ट्रेड स्ट्रेटजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने अडॉप्ट की थी स्ट्रेटजी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की 1950 से 1990 के पीरियड के दौरान। इसे हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। यहाँ पे बात आती है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स हम बाहर से फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, उन इंपोर्ट गुड्स का हम अपने ही देश में डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही क्या करें, सब्स्टिट्यूट ढूंढें, उसके रिलेटेड गुड्स को ढूंढें ताकि हमें बाहर से गुड्स इंपोर्ट करने ना पड़े, हम अपने ही देश के अंदर उन गुड्स को यानी कि प्रोड्यूस कर सकें। जो ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी यानी कि जिसे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी भी कहते हैं, ये पॉलिसी देश के अंदर इसलिए बनाई गई ताकि जो इंडस्ट्रीज है उसे बचाया जा सके और उन्हें प्रमोट किया जा सके। प्रमोट करने के लिए पॉलिसी जो बनाई गई थी, इसमें क्या था कि जो हम गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते थे, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते थे, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और टैक्स से जो लगाए गए। इसमें कुछ मेन पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो चीजें हम बाहर से खरीदते थे ना, उन्हें अब हम अपने ही देश के अंदर बनाना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी है वो बचाई जा सकेगी, क्योंकि उस समय में जो फॉरेन करेंसी थी वो बहुत कम थी। इसलिए फॉरेन करेंसी का यूज सिर्फ जरूरी सामान जैसे कि मशीन और टेक्नोलॉजी के लिए ही किया जाता था, कि जब मशीन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते थे तभी उस टाइम पे फॉरेन करेंसी का यूज किया जाता था। जो मशीन जो टेक्नोलॉजी है वो हम खुद अपने देश में नहीं बना सकते थे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है कि जो ये पॉलिसी थी, इस पॉलिसी का मेन एम था कि जो फॉरेन करेंसी है उसे कम से कम खर्च किया जाए और अपने ही देश के अंदर चीजें जो बनाई जा सकें। और नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट ने जो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, जो अपने देश के अंदर इंडस्ट्री थी, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कंपटीशन से ये पॉलिसी बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब कि अपने ही डोमेस्टिक एरिया के अंदर उन चीज़ों को बनाएंगे जिसे पहले हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, जिससे क्या हो कि फॉरेन एक्सचेंज है जो बच जाएगा और अपनी जो इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब क्या होता है, हमारी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है, उन गुड्स को बाहर फॉरेन में सेल करना और वहां से फॉरेन एक्सचेंज को कमाना। इससे क्या होगी, जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पिटिटिव बनती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं साइलेंट फीचर क्या है, ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड इट्स गुड एंड बैड इफेक्ट क्या है। फर्स्ट पॉइंट आते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज रोल, कि पब्लिक एंटरप्राइजेस का रोल क्या था। जो पब्लिक एंटरप्राइज होती हैं, जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, पब्लिक एंटरप्राइज को इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे बड़ा जो मेन रोल दिया गया, लीड रोल है जो प्ले किया गया, इसे सेंट्रल रोल प्ले करने का मौका मिला। सेकंड आते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल क्या था। जो प्राइवेट एंटरप्राइज थी, प्राइवेट कंपनियां थी, उन्हें सेकेंडरी रोल दिया गया था। उन्हें परमिट लाइसेंस राज के अंदर है जो काम करना पड़ता था, यानी कि अगर उन्हें काम स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, और वो सिर्फ जो एक लिमिटेड मतलब कि लिमिट तक है वो प्रोडक्शन कर सकती थी, ज्यादा प्रोडक्शन है जो नहीं कर सकती थी। प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी भी क्या थी, लिमिट कर दी थी, उसकी लिमिटेड कैपेसिटी ही रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था वो
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड था, मतलब कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते थे उन्हें अब अपने ही डोमेस्टिक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बाहर से अब हम उन्हें चीज़ों को नहीं मंगवाएंगे। इससे क्या हुआ कि जो फॉरेन एक्सचेंज थी उसे बचाया गया, बचत की गई फॉरेन एक्सचेंज की, और अपना ही सेल्फ रिलायंस को है जो बढ़ावा दिया गया। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या था कि जो गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे अब उस गुड्स को हम अपने ही देश में बनाएंगे, जिससे क्या हो कि सेल्फ रिलायंस बनेगा अपना देश। नेक्स्ट आते हैं कि अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए प्रोटेक्शन दी गई थी। इसके लिए 2 तरीके अपनाए गए थे। फर्स्ट तरीका आता है कि जो इम्पोर्टेड गुड्स थी, जो जिन्हें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते थे, उनके ऊपर हैवी ड्यूटी है जो चार्ज की गई, यानी कि टैक्स ज़्यादा चार्ज किया गया। सेकंड, जो इंपोर्ट कोटा फिक्स कर दिया गया, यानी कि एक लिमिट लगा देगी कि हम बाहर से इस लिमिट तक ही गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक लिमिट है जो फिक्स कर दी गई थी इंपोर्ट करने की। इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उनको बढ़ने का जो अपॉर्चुनिटी मिला। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी उन्हें बनाने के लिए जो फोकस किया गया कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री को जो डेवलप किया जा सके, बढ़ाया जा सके, जिससे क्या हो कि जो हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे स्टील प्लांट, पावर प्रोजेक्ट, इन्हें डेवलप किया जा सके। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी इनको भी प्रमोट किया गया ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो और इनकम है जो उसमें इक्वालिटी लाई जा सके। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गुड इफेक्ट, यानी कि इसका 1950 से 1990 के दौरान जो ग्रोथ स्ट्रेटजी थी उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिले। सबसे फर्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि इस पीरियड में जो देश की इकोनॉमी थी उसमें अच्छी प्रोग्रेस हुई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन से देश के साथ साथ जो इंडस्ट्री थी, हमारे इंडस्ट्रीज सेक्टर था, वो भी तेजी से बढ़ा था। 1950 से 51 के दौरान जीडीपी में जो इंडस्ट्री का हिस्सा था वो 13% तक था, जो 1990 से 91 में इस टाइम पीरियड के दौरान बढ़कर कितना हो गया, 24.6% हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट भी लगभग कितना बढ़ गया, 6% तक बढ़ गया। तो ये आउटपुट बढ़ा है 6%, ये एनुअल इंक्रीज है आउटपुट में, यानी कि एक साल के दौरान है जो 6% की रेट से आउटपुट इंक्रीज हुआ 1950 से 1990 के दौरान। सेकंड आता है पॉइंट इंडस्ट्री का एक्सपेंशन करना। पहले जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो सिर्फ कॉटन और जूट बनाती थी, कॉटन टेक्सटाइल थी और जूट थी। लेकिन 1990 के दौरान जो ये 1990 पीरियड आया, 1990 तक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको डाइवर्सिफाई किया गया। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है कि उसको बढ़ाया गया, जिसमें पब्लिक सेक्टर का जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा। नेक्स्ट आते हैं जो न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज़ को इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि जो इंडस्ट्री में नए नए सेक्टर आए जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। अब ये नए फील्ड इकोनॉमी में क्या हो गया, एक उभार को लेके आए, एक और भी ज़्यादा इमरजेंस को है जो लेके आए मार्केट में। नेक्स्ट आते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया गया, जो यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं रूरकेला और भिलाई स्टील प्लांट। जो ये रूरकेला और भिलाई जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट है, जो इससे बनने से क्या हुआ कि जो इंडियन इकोनॉमी थी इसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आ गया। देश ने लार्ज स्केल इंडस्ट्री के इम्पैक्ट को संभालने की जो क्षमता है जो वो दिखाई, यानी कि हमारे देश में भी बड़े लेवल पे जो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या रोल रहा, यानी कि एसएसआई का क्या रोल रहा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी इसमें ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस में भी है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने छोटे इन्वेस्टर और जो एंटरप्रेन्योर थे उनको भी मौका दिया जिनके पास बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया और अपना काम स्टार्ट किया। समरी कहती है कि 1950 से 90 के दौरान देश में जो इकोनॉमी थी उसमें बहुत बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस आए।
एग्रीकल्चर का हिस्सा जीडीपी में धीरे धीरे क्या हुआ, कम हुआ, और इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या गया, बढ़ता गया। एक तरफ एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन जीडीपी में कम हुआ, वहीं दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो इंक्रीज हो गया। जो 5 ईयर प्लान्स के अंदर गोल्स रखे गए थे जैसे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी और सेल्फ रिलायंस, ये अपने पॉजिटिव रिजल्ट है जो दिखाने लगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बैड इफेक्ट क्या हुए। फर्स्ट बैड इफेक्ट आता है कि जो पब्लिक सेक्टर्स थी उसका लिमिट से ज़्यादा ही डोमिनेंस होना, इंक्रीज होना, यानी कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया तो पता चला कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें खुद बनाने लग गई है। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा होगा कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स है जो अब पब्लिक सेक्टर द्वारा बनाई जाने लगी, जबकि कुछ चीज़ें थी जो प्राइवेट कंपनियां आसानी से बना सकती थी, लेकिन फिर भी उसे कौन बना रहा है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बना रही है। तो यहाँ तक कि जो ब्रेड और जो जूते भी थे ना, सरकारी फैक्ट्री में बनने स्टार्ट हो गए थे। शू और ब्रेड भी कौन प्रोड्यूस कर रही थी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसे तो प्राइवेट सेक्टर बना सकता था ना, लेकिन फिर भी किसने कब्जा कर लिया इसके ऊपर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने, जिससे क्या कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस थी वो कम हो गई। सेकंड पॉइंट आते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां होती हैं वो धीरे धीरे करके टाइम के बीतने के साथ साथ क्या लगने लगी, बोझ लगने लगी, क्योंकि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया और इनएफिशिएंसी हो गई, और जो पैसे की बर्बादी थी वो भी ज़्यादा थी, और नुकसान है जो ज़्यादा नज़र आने लगे इसमें फ़ायदे की बजाय। जिससे क्या हुआ कि जो हमारे कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको क्या होगा, वेस्टेज होगा। स्कार्स नेचुरल रिसोर्स क्या होगे, वेस्ट नज़र लगने लगे कि ये इनका बेफालतू में यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट आते हैं कि लाइसेंस लेना पड़ेगा जब भी प्राइवेट एंटरप्राइज है जो इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, यानी कि नई फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर जो ओल्ड फैक्ट्रीज थी उनको एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी हो गया। जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर थे उन्होंने इस सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाना चाहा, क्योंकि वे लाइसेंस इसलिए लेते थे ताकि कोई भी कंपटीटर है जो बाजार में ना आ सके। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लाइसेंस परमिट राज है वो बन गया, जिससे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, उनका कंट्रोल है जो हो गया पूरी मार्केट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि जो प्रोटेक्शन तो दी गई डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, लेकिन जो क्वालिटी थी उसको इम्प्रूव नहीं किया गया। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उनको जो फॉरेन कंपनियां थी उससे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया, ये तो सही बात है, लेकिन जो उनका प्रोडक्शन था उस प्रोडक्शन की जो क्वालिटी थी वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंच पाई। कि जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री द्वारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते थे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी थी जो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर सकती थी, क्योंकि कंपटीशन तो था नहीं, जिससे जो कंपनियां थी वो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाती थी। क्योंकि जब कंपटीशन होता है ना उसमें क्या फ़ायदा होता है, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा कस्टमर को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट हो, दूसरी चाहती है मेरा प्रोडक्ट बेस्ट हो, तो वो कम्पीट करने के चक्कर में अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, इंप्रूव करती हैं, जिससे क्या होता है, कस्टमर को बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ पे जब गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दे दिया हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन इंडस्ट्री से, तो जिससे क्या कंपटीशन खत्म हो गया, तो हमारी डोमेस्टिक कंट्रीज के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री द्वारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट आता है इंपोर्ट को कम किया गया, जिससे क्या हो, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको सेफ किया जा सके, बचाया जा सके। गवर्नमेंट ने सोचा कि हम बाहर से जो चीज़ें खरीदते हैं ना अब उसे कम खरीदेंगे, यानी कि जो इंपोर्ट किया जाता है अब कम इंपोर्ट करेंगे, जिससे इंपोर्ट कम करने के कारण जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन करेंसी है, वो क्या होगी, सेफ हो जाएगी। लेकिन ये तरीका सही नहीं था, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी है उसका जो स्टोरेज था वो घटता गया और 1990 तक हालत ऐसी खराब हो गई कि जो गोल्ड था उस गोल्ड को गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ गया। टॉपिक आता है कंक्लूजन किया है कि जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, इन 5 ईयर प्लान्स की हेल्प से जो हमारा इंडियन इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे स्टैग्नेशन से बाहर निकली। कैसे बाहर निकली कि जो फूड ग्रेन्स थे ना, अब फूड ग्रेन्स के
केस में हम सेल्फ सफिशिएंट बन चुके थे कि हम अब जो फूड ग्रेन था उसके लिए हमें बाहर से इंपोर्ट करना नहीं पड़ता था, हम अपने ही इंडिया के अंदर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन को जो करते थे, जिससे हमारे देश के जो लोगों की खाने की जो जरूरत थी वो पूरी की जा सके। लैंड रिफॉर्म्स और HYV टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसके साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी प्रमोट किया गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने से नई नई फैक्ट्रियाँ जो वो इस्टेब्लिश की गई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी एक बढ़िया तरीके से डेवलप किया गया, यानी कि जो रोड थे, जो पावर थी और जो भी इसके अलावा बेसिक जो फैसिलिटीज़ थी उनमें भी इम्प्रूवमेंट किया गया। धीरे धीरे करके जो एग्रीकल्चर था और जो इंडस्ट्री था उन दोनों का GDP में जो रोल था वो साफ नज़र आने लग गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आई कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रोल था GDP में वो कम हो गया। 1990 में कि जो कंट्रीब्यूशन GDP का रिड्यूस हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो 65% पॉपुलेशन थी ना, फिर भी अभी भी वो एग्रीकल्चर के ही ऊपर डिपेंड थी। मतलब यहाँ से क्या निकालें फिर कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो टर्चरी सेक्टर था वो इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया कि जो यहाँ किसान थे उनको रोजगार दे सके। ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन इससे जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग थे ना उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, यानी कि जो किसानों के पास अब उतना काम नहीं रहा। इस वजह से क्या हुआ कि जो रूरल एरियाज़ के अंदर गांव में जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। अनएम्प्लॉयड लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ने लग गई। लेकिन इसी समय में जो फैक्ट्री सेक्टर था वो उतना स्पीड से ग्रोअप नहीं हो रहा था कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, जिससे क्या हुआ कि जो एजुकेटेड युवा थे, जो एजुकेशन अच्छी थी जिनकी, वो पर्सन भी अनएम्प्लॉयड रह गए। अर्बन एरियाज थे, अर्बन एरियाज़ के अंदर जो एजुकेटेड यंग पर्सन थे उनकी पॉपुलेशन है जो बढ़ गई। अनएम्प्लॉयड ज़्यादा हुए किसमें? अर्बन एरियाज़ में। ऐसी सिचुएशन थी जो 5 ईयर प्लान्स की एक बहुत बड़ी कमी मानी गई कि 5 ईयर प्लान है जो फेल हो गया सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोटेक्शन दी फॉरेन कंपटीशन से जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे। इससे क्या हो कि जो इंडियन हमारी कंपनी थी उसमें कंपटीशन कम हो गया। क्वालिटी और जो नई टेक्निक थी उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत इन्हें कम महसूस हुई। रिजल्ट क्या हुआ कि जो कई ऐसी इंडस्ट्री जो वीक पड़ गई, पुरानी हो गई और वो सफिशेंट नहीं रही। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जो बैड इफेक्ट थे ना स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर टू गुड इफेक्ट। यानी कि गुड इफेक्ट तो हमें कम नज़र आए, बैड इफेक्ट ज़्यादा हो गए। गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि अब जो ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी है ना उससे हमारा जो इंडिया है वो ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट ने जो पूरी पॉलिसी थी इसके ऊपर दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़ी। इसी कारण से जो 1991 NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जो लाई गई, जिसमें देखा गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर की क्या रोल है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब चीज़ों का जो अपनाया गया, जो कि चैप्टर 4 के अंदर हम डिटेल में कवर भी करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट था। इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 4th चैप्टर। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।